तो इस लेक्चर का टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग ऑफ ए कंडक्टर। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स अर्थिंग से रिलेटेड यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को एक बार मैं रीड कर देता हूँ और उनको साथ साथ में हम समझते हुए चलेंगे। तो जो अर्थ होता है, अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो अर्थ का जो बिहेवियर होता है एक बहुत बड़े कंडक्टर की तरह होता है और उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। इट कैन बी अज्यूम दैट एनी चार्ज गिवन टू अर्थ और टेकन फ्रॉम अर्थ डज नॉट चेंज इट्स पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली। क्योंकि अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, उसकी रेडियस बहुत बड़ी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर अर्थ से कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज अगर ले लिया जाए या अर्थ को कुछ चार्ज अगर दे भी दिया जाए कहीं से, तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इट डजेंट चेंज इट्स पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज इट्स पोटेंशियल कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। तो जितने ही प्रैक्टिकल पर्पज हैं उसके अकॉर्डिंगली वी कैन टेक इट्स पोटेंशियल टू बी कांस्टेंट। और जब भी हम किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, बॉडी का मतलब है कंडक्टिंग बॉडी, तो जब भी हम किसी कंडक्टिंग बॉडी, और जनरली बॉडीज़ होती क्या है, कोई इक्विपमेंट होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, और जनरली ये सब जो एक्सपेरिमेंट्स या इक्विपमेंट्स लैब में रखे होते हैं या कहीं भी रखे होते हैं, तो इन लैब्स, तो फॉर एनी प्रैक्टिकल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट इन लैब अर्थ कैन बी टेकन एज इन्फाइनेटली लार्ज। तो एक तरीके से अर्थ जो है किसी भी प्रैक्टिकल इक्विपमेंट या कंडक्टर के लिए जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें दिखते हैं या लैब में दिखते हैं, तो उन कंडक्टिंग बॉडीज़ के लिए, उन इक्विपमेंट्स के लिए अर्थ जो है एक तरीके से इनफाइनाइट है। अर्थ का जो साइज़ है वो उसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट होगा। एंड एज वी जनरली टेक इन्फिनिटी एज जीरो पोटेंशियल, तो इन्फिनिटी को जनरली अब तक हम यहाँ पे जीरो पोटेंशियल लेते हैं रेफरेंस, और जनरली ये जीरो रेफरेंस इन्फिनिटी पे ये इजीली वर्क कर जाता है। और किसके लिए वर्क करता है? फॉर फाइनाइट, थ्योरेटिकली फाइनाइट बॉडीज़ के लिए। तो फाइनाइट इक्विपमेंट, फाइनाइट बॉडीज़ के लिए, फाइनाइट चार्जेस के लिए जब मैं उसको अर्थ से कनेक्ट करता हूँ, तो अर्थ को आप बोल सकते हो कि अर्थ एक तरीके से इनफाइनाइट है, अर्थ इज़ इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम लेते हैं जीरो पोटेंशियल। तो यहाँ पर अर्थ एक कंडक्टर है, और जो भी आप यहाँ पर कंडक्टर ले रहे हो तो उसको आप अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो, और दो कंडक्टर्स को जो आपस में कनेक्ट किया जाता है तब हमें पता है कि चार्जेस का फ्लो होता है। तो वेन एवर ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ यूजिंग वायर्स द चार्जेस फ्लो। ठीक है, तो जब भी हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस का फ्लो होता है, और चार्जेस का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते हैं। तो पहले भी हमने ये टॉपिक देखा हुआ है जिसमें दो कंडक्टर्स को इस तरीके से हमने यहाँ पे वायर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑब्वियस है कि फाइनाइट साइजेस के हैं, तो इसका पोटेंशियल भी चेंज होगा, इसका पोटेंशियल भी चेंज होगा, और पोटेंशियल में जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस होने के बाद में फाइनली दोनों के पोटेंशियल्स बराबर हो जाते थे। तो यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का चेंज होता था, इसका भी चेंज होता था, इसका भी चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर अगर एक बॉडी जो है, अगर ये मान लीजिए अर्थ अगर है यहाँ पर, और अर्थ से अगर मैं इस बॉडी को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इस बॉडी का जो साइज़ है, जैसे अगर ये अर्थ है तो इसे कंपेरिजन में इसका साइज़ कुछ भी नहीं है, तो इसका साइज़ कुछ भी नहीं है, तो इसके पोटेंशियल पर तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी रेडियस या फिर इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो हम अल्टीमेटली फिर यहाँ पर अब ये बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल तो चेंज हुआ नहीं, इसका पोटेंशियल चेंज हो गया होगा, और चेंज हो गया इसके बराबर हो गया होगा। जब तक इसका पोटेंशियल इसके बराबर नहीं होगा तब तक चार्जेस का फ्लो चलता रहेगा। तो दो फाइनाइट बॉडीज़ को जो आपस में कनेक्ट करते थे तो दोनों का पोटेंशियल चेंज हो जाता था और फाइनली इक्वल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अर्थ तो क्या इनफाइनाइट है, तो अर्थ अगर इनफाइनाइट है तो उसके पोटेंशियल में चेंज कुछ खास आने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली जिस कंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे उसी कंडक्टर का पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो वो अर्थ के पोटेंशियल के फाइनली बराबर हो जाएगा। और अर्थ के पोटेंशियल को यहाँ पर हम कितना लेकर के चलेंगे, तो जैसे मैंने ऊपर भी लिखा कि ये एक तरीके से इन्फिनिटी से हमने कनेक्ट कर दिया, अर्थ इज़ लाइक इनफाइनाइट सोर्स, तो इसके पोटेंशियल को हम ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए जीरो ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये पोटेंशियल जीरो वगैरह बोलना तभी सही रहता है जब कंडक्टर भी, यहाँ कंडक्टर जो है फाइनाइट हो, कंडक्टर का साइज़ थ्योरेटिकली इनफाइनाइट ना हो। क्योंकि हमने कई बार कुछ केसेस ऐसे भी लिए हुए हैं कि इनफाइनाइट प्लेट हो गया, इनफाइनाइट वायर हो गया। उन केसेस में हमने देखा था कि इनफाइनाइट वायर या इनफाइनाइट प्लेट को लेने से हम इन्फिनिटी पर रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। इन्फिनिटी पर रेफरेंस वगैरह हम तभी ले पाते हैं जब हमारे कंडक्टर्स का साइज़ जो होता है वो फाइनाइट होता है, वो खुद फाइनाइट हो। अगर वो इनफाइनाइट खुद ही हो गया तो फिर उस केस में इन्फिनिटी का रेफरेंस चल नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो जीरो पोटेंशियल वगैरह की हम बात करेंगे या कैलकुलेशंस में जीरो पोटेंशियल को रखेंगे, वो तभी हम रख पाएंगे व्हेन कंडक्टर इज़ ऑफ फाइनाइट साइज़। कंडक्टर का साइज़ फाइनाइट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे बोल पाएंगे।
तो यहाँ पर आप इस इसको याद रख लो कि अर्थ के पोटेंशियल को हम जीरो लेकर के चलते हैं, और जब भी किसी कंडक्टर को, लैब इक्विपमेंट को उससे कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद में चार्जेस का फ्लो होता है, और चार्जेस का फ्लो तब तक होता है जब तक कि कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। उस जीरो के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या कंडीशंस अप्लाई हैं इस जीरो बोलने में। यहाँ पर तो कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होगा, और अगर हम उसको जीरो बोल पा रहे हैं तो हम बोल देंगे कि कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, जो कि अर्थ का पोटेंशियल हम अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे। सिंबल इस, तो जब भी हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, जिसमें ये कुछ प्लेट्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पे जनरली हम 3 प्लेट्स इसमें दिखा देते हैं इस तरीके से। कोई भी ये कंडक्टर, इस कंडक्टर को हमने अर्थ से कनेक्ट किया है और अर्थ से कनेक्ट करने का ये सिंबल है। जब भी ये सिंबल यूज़ होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। तो फाइनल कंक्लूजन इतना ही है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस का फ्लो होगा, और चार्जेस का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और क्योंकि अर्थ के पोटेंशियल में हम ये मान के चलेंगे कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसके पोटेंशियल में कोई चेंज आने वाला नहीं है। जो चेंज आएगा वो इसी के पोटेंशियल में आएगा, और इसका पोटेंशियल अल्टीमेटली अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जीरो अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर का पोटेंशियल फाइनली जीरो के इक्वल हो जाएगा। एक बात आप ये माइंड में रखो कि चार्जेस का फ्लो जब भी होता है, वेन एवर चार्जेस फ्लो, तो चार्जेस का फ्लो यहाँ पे कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रहा है चार्जेस का फ्लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्जेस का फ्लो करवा रहा है, सपोज मान लीजिए कि इस पर कुछ चार्ज था, अभी हम कई सारे केसेस लेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड, और सपोज ये इधर फ्लो करके चला गया, सपोज मान लीजिए, तो ये हाई पोटेंशियल पर रहा होगा और ये लो पोटेंशियल पर रहा होगा, तभी इस तरीके से चार्ज का फ्लो हुआ होगा यहाँ पर इसमें। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हुआ होगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया, उसने चार्जेस को फ्लो कराया, जिधर वो फ्लो कराना चाहता था उधर फ्लो कराया। तो जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो पॉजिटिव वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके जहाँ तक भी जो भी मिनिमम लेवल वो अचीव कर सकता है उस मिनिमम लेवल तक एनर्जी को पहुँचा देगा। तो जब भी यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वर्क करेंगे तो वो एनर्जी को एक तरीके से यहाँ पर मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, कम से कम एनर्जी को करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एनर्जी कम हो रही होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर इसका चार्ज अर्थ में चला जाता है तो अर्थ इज़ ए लार्जर सरफेस, अगर वो चार्ज एक लार्जर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस केस में द एनर्जी विल बी मिनिमाइज। तो अभी हम कुछ केसेस लेंगे जहाँ पे मैं इसमें और इसको एलाबोरेट करूँगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके पोटेंशियल के फॉर्मूलेज हमें आते हैं। तो सपोज एक स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस आर के इक्वल, और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी स्विच को यहाँ पर क्लोज नहीं किया गया। स्विच को क्लोज करने के बाद में अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन द कंडक्टर आफ्टर स्विच इज क्लोज। स्विच को क्लोज करने के बाद में इस कंडक्टर पे क्या चार्ज होगा वो हमें पता करना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू के बराबर। और अगर मैं इसका पोटेंशियल देखूँ कि इनिशियली यहाँ पर कितना पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर का, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। और ध्यान रखिए हमेशा हम बोलते हैं कंडक्टर का पोटेंशियल, क्योंकि कंडक्टर एक की पोटेंशियल बॉडी है, यहाँ पे अंदर कोई चार्ज अगर नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है बराबर रहेगा। अगर ये कंप्लीटली सॉलिड है फिर तो कहना ही नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, और फाइनली हमें पता है कि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। तो जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूँगा, सपोज मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर इससे, तो ऑब्वियस है कि कोई भी चार्ज रहेगा तो के इंटू दैट चार्ज डिवाइड बाई रेडियस ही इसका पोटेंशियल रहेगा। इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए ऑब्वियस है कि चार्ज जीरो हो जाना चाहिए। तो वी फाइनल जीरो होना चाहिए, और इससे कोई भी चार्ज यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। क्यू जो है क्यू ऑन कंडक्टर दिस वुड बी इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। अब जीरो कैसे हो पाएगा, तो हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, तो जो चार्ज क्यू है वो फ्लो करके अर्थ में पहुंच जाएगा। तो कई बार ये पूछा जाता है कि चार्ज यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग वायर्स हैं या फिर जो भी ये स्विच है, इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो उसका आंसर भी वही होगा कि अगर पहले से इतना था और बाद में अगर ये जीरो हो गया है तो जीरो करवाने के लिए यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हो गया होगा अर्थ में। इसका उल्टा ही बोला जा सकता है कि अर्थ से कितना चार्ज आया। यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द चार्ज कमिंग फ्रॉम द अर्थ, तो आप बोल सकते हो कि इस क्यू को जीरो करने के लिए अर्थ से माइनस क्यू चार्ज आ गया होगा। ठीक है, कोई एक ही स्टेटमेंट बोलोगे आप कि या तो क्यू चार्ज यहाँ से चला गया है, या फिर उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में माइनस क्यू चार्ज आ गया है।
तो अर्थ में कितना चार्ज गया है उसका आंसर है क्यू, और अगर ये पूछ लिया जाए कि अर्थ से कितना चार्ज आया है तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस क्यू। जहाँ तक एनर्जी की बात है यहाँ पर, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें यहाँ पर कि एनर्जी का यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से एनर्जी चेंज हुई, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर एक कहता आया हूँ कि जब भी चार्जेस का फ्लो होगा इस तरीके से और इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मर्जी से चार्जेस का फ्लो करवाने में कैपेबल होगा, क्योंकि सारा काम यहाँ पे कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था, उसने पॉजिटिव चार्ज को इधर फ्लो करवा दिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया है, जैसा वो करना चाहता है वैसा उसको करने दिया गया है। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस होगी, और रिड्यूस हो रही है कि यहाँ पर अगर हम उसको देखें तो इनिशियली यहाँ पर अब एक ऐसा स्फीयर जिसके सरफेस पे चार्ज होता है तो उसकी जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी कितनी होती है, k²/2r। तो इनिशियली यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k²/2r थी, और अब वो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गई, जीरो हो गई है। ये जो चार्ज यहाँ से गया है वो चार्ज एक बड़े स्फीयर पे फैल गया है जिसका साइज़ बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो। और अगर चार्ज एक बड़े सरफेस पे फैलता है, बड़े सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो सारा आइडिया वही है कि यहाँ पर आप एनर्जी को कम कर पाओ। अगर आर आप बहुत बड़ा कर दोगे, जो सारा चार्ज है उसको एक ऐसे रेडियस पे पहुंचा दोगे जो रेडियस बहुत बड़ी है, तो उस केस में ऑब्वियस है कि एनर्जी कम हो जाएगी, और हमारे केस में हम ये बोल देंगे कि जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जीरो के बराबर हो गई है इसके अंदर। और इसको आप इससे भी समझ सकते हो कि पहले ये लाइन्स यहाँ से जनरेट हो रही थी, ठीक है, जो भी इस तरीके से रेडियल लाइन से वो रेडियल लाइन जनरेट हो रही थी, और पूरे स्पेस में अपना इसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट किया हुआ था, और पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट किया हुआ था उस स्पेस में एनर्जी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जो कि अब चली गई है, चार्ज जीरो हो गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा नहीं इसका, तो एनर्जी इज़ मिनिमाइज्ड इन दिस केस। तो एनर्जी पर्सपेक्टिव से आप इसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो, क्योंकि कई केसेस ऐसे आने वाले हैं आगे जहाँ पर हम शायद पोटेंशियल से चीज़ों को ना विजुलाइज कर पाएँ, और एनर्जी का यूज़ करते हुए हम उसको विजुलाइज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, कोई चार्ज है नहीं इसके पास में, लेकिन बाहर यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है इसमें, और इसकी अर्थिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, अभी इस चीज़ को क्लोज नहीं किया गया। अब ये पूछा जा रहा है कि फाइंड चार्ज प्रोवाइडेड बाय अर्थ आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो अर्थ कितना चार्ज प्रोवाइड करेगी, तो अर्थ कितना चार्ज प्रोवाइड करेगी, पहले से कोई चार्ज है नहीं यहाँ पर इसमें। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ कंडक्टर का चार्ज देखने लग जाते हैं कि कंडक्टर पे चार्ज अगर नहीं है तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, कंडक्टर पे अगर चार्ज है तो पोटेंशियल होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसका जो आंसर करते हैं वो ये कि कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही न्यूट्रल है तो कुछ पोटेंशियल है नहीं इसका। लेकिन जब आप पोटेंशियल लोगे यहाँ पर इसका, तो सभी चार्जेस की वजह से आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। इससे पहले जो मैंने केस लिया था उसमें दिस वाज आइसोलेटेड, अगर आइसोलेटेड है तो इसका सारा चार्ज आप अर्थ में पहुँचा दो तो उससे इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसके जो भी एनर्जी ये क्रिएट कर रहा था वो सब के सब जीरो हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है, इसमें यहाँ पर ये बगल में चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा। उसको नलीफाई करने के लिए, जो पोटेंशियल ये प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको नलीफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए अर्थ से कुछ चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तभी नेट पोटेंशियल इसका जीरो हो पाएगा। तो हमेशा नेट पोटेंशियल की हम बात करेंगे, जितने भी चार्जेस हमारे आसपास प्रेजेंट हैं या इसके विसिनिटी में हैं, इसके लोकेलिटी में हैं, जो कि पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं इस कंडक्टर पे, उन सभी चार्जेस को आपको देखना पड़ेगा और नेट पोटेंशियल को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे चार्ज है कि नहीं है सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा, उससे हम नहीं देख पाएंगे, हमें सभी चार्जेस को देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसमें कैसे चल रहा है इसका। तो ये अपना कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा और अर्थ से कुछ चार्ज यहाँ पर आया होगा। अब मान लीजिए कि अर्थ से कुछ चार्ज आ गया, मैं इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मुझे पता नहीं कि इसका साइन क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बस कैपिटल क्यू लिख देता हूँ कि कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पर अर्थ से फ्लो करके आया। पहले जीरो चार्ज था, अर्थ से इतना चार्ज आया जिसके वजह से इतना चार्ज इसके पास में हो गया, नेट चार्ज अब कैपिटल क्यू हो गया। अब मुझे कंडक्टर का पोटेंशियल लिखना है कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, और इसको लिख करके इसको जीरो के बराबर करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं कंडक्टर के किस पॉइंट का पोटेंशियल लिखूं, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, किस पॉइंट का मैं पोटेंशियल यहाँ पे लिखूं। और वैसे तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जो पोटेंशियल सेंटर वाले पॉइंट का होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, सभी पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे ही होंगे, पूरी बॉडी जो है वो एक ही पोटेंशियल होगी यहाँ पर। लेकिन हमेशा हर एक पॉइंट लेकर के आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने ये पॉइंट पकड़ लिया और फिर आप चाहते हो कि मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखूँ और उसको फिर जीरो के बराबर करूँ और उससे चार्ज निकाल लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस नहीं गिवन है, एक तो डिस्टेंस जो गिवन है वो सेंटर से गिवन है, पहली चीज़ तो यही है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि ये चार्ज जो होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो क्यू चार्ज यहाँ पर आया दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस क्यू का? इस चार्ज की वजह से। अगर ये चार्ज यहाँ पर नहीं होता ये वाला चार्ज, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता और फिर उसके इसमें इसका पोटेंशियल आप आसानी से लिख सकते थे। तो क्योंकि ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सेंटर से सरफेस का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये हमको पता है। तो इस चार्ज का, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं पिछले लेक्चर्स में भी, तो इस चार्ज का आप सेंटर पे इजीली पोटेंशियल लिख सकते हो। तो मैं कंडक्टर के पोटेंशियल को लिखने के लिए सेंटर का यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि हर जगह पे जीरो पोटेंशियल ही होगा, लेकिन हम लिख पा रहे हैं सेंटर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ गिवन चार्जेस। तो इसके वजह से आप लिखोगे जो बाहर चार्ज है तो डिस्टेंस आर है, तो के क्यू बाई आर हो गया, और इसके वजह से लिखेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर। दिस वुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से आप कैपिटल क्यू निकालो जो कि आर से आया है, माइनस क्यू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो ये चार्ज हो जाएगा यहाँ पे जो कि आर से आया है। आप देख सकते हो कि इसमें और इसमें साइन में डिफरेंस रहेगा। अगर आपने बाहर नेगेटिव रखा होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अर्थ से आता, अगर आपने बाहर पॉजिटिव रखा हुआ है तो फिर अर्थ से जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइन के साथ हमारा आंसर आ गया है। तो दिस इज द चार्ज विच इज़ कमिंग फ्रॉम द अर्थ ऑन दिस कंडक्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे दो कंसेंट्रिक ये कंडक्टर्स हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स, दोनों का सेंटर एक ही है। सिर्फ अंदर वाले को चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है जो कि इसके आउटर सरफेस पर रहेगा, यहाँ पर बाहर वाले को कोई चार्ज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आउटर शेल इज न्यूट्रल। अब ऐसा करते हैं कि इसको अर्थ कर देते हैं। तो अर्थ करने के बाद पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द चार्ज फ्लोन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अर्थ करने के बाद में यहाँ पर ये अर्थ से कितना चार्ज इस कंडक्टर पे आएगा ये पूछ रहे हैं इसमें। तो जब यहाँ पर मल्टीपल कंडक्टर्स और ये सब चीज़ें हैं तो हमेशा आप ध्यान रखो कि जिसको कहीं से भी कनेक्ट नहीं किया गया उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो चार्ज कंजर्वेशन को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जो गॉस लॉ वगैरह में हमने चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़े थे, तो हर चीज़ को माइंड में रखते हुए आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हमारे पास में जो इक्वेशन होगी, जो फॉर्मूला होगा, बस वो यही होगा कि जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो अर्थ से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमें इक्वेशन ये यूज़ करनी होगी इसमें। तो हाउ टू प्रोसीड। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अर्थ करने से पहले जो सिस्टम था उसके लिए मैं यहाँ पर चार्जेस वगैरह एक बार यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अर्थ करने से पहले, तो इसको मैं ब्लू कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज ये क्यू था तो यहाँ पर ये माइनस क्यू हो गया और यहाँ पर ये प्लस क्यू हो गया होगा। और हमें पता है कि ये जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दिस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस माइनस क्यू इंड्यूस चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दिस प्लस क्यू इज अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा। अब मैंने इसे अर्थ कर दिया, तो अर्थ करने के बाद अब क्या सिचुएशन है वो देखना है मुझे यहाँ पर। तो आफ्टर अर्थिंग, सपोज दिस इज अर्थेड, तो अर्थ करने के बाद में ये चार्ज मुझे पता है कि कहीं जा ही नहीं सकता, ये चार्ज तो हमेशा यहीं पे रहेगा। तो आफ्टर अर्थिंग को मैं अब इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये क्यू रहेगा। अगर ये क्यू है तो इसको माइनस क्यू होना पड़ेगा, ये इसकी मजबूरी है कि इट मस्ट बी माइनस क्यू, क्योंकि जो भी लाइन्स यहाँ से निकलेंगे उनको यहाँ टर्मिनेट होना पड़ेगा, जो हम पहले कई बार कर चुके हैं। तो ये क्यू होगा और यह माइनस क्यू होगा। अब जैसे पहले ये न्यूट्रल था तो आप देख सकते हो कि टोटल चार्ज वाज जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू मिलाकर के टोटल चार्ज इसका जीरो था। लेकिन क्योंकि हमने इसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रखा है, अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, तो नाउ इट कैन हैव द नेट चार्ज। इसके पास में नेट चार्ज की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो मेरे को पता नहीं कि अब बाहर कितना चार्ज होगा, नहीं होगा, तो मैं इसको सिंपली एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये क्यू चार्ज है। कुछ लोग इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि पहले से यहाँ पे इतना चार्ज था और उसमें से कुछ चार्ज चला गया तो बचा हुआ चार्ज यहाँ पर है। वैसे एज्यूम करने के बजाय आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे आप डायरेक्टली स्मॉल क्यू चार्ज एज्यूम कर लो, अपने आप जो भी इसको आना होगा वो आ जाएगा। व्हेन वी फॉर्म द इक्वेशन, जब हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल कम। तो यहाँ पर हमारे पास में एक वेरिएबल आ गया, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया। अब उस वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ये है कि इसका पोटेंशियल फाइनली जीरो हो जाता है। मैं इनको नाम देता हूँ, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो फाइनली आप बोलोगे कि बी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। और जब भी हम पोटेंशियल लिखेंगे तो मेक श्योर कि जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से लिखना पड़ेगा आपको। तो जितने भी चार्जेस हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि 3 सेट ऑफ चार्जेस हैं, तो ये है और एक ये है और एक ये है। तो अब आप इनको 3 इंडिविजुअल चार्जेस अज्यूम करो और उन 3 इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल बी पे प्रोड्यूस होगा वो देख लो। तो इस चार्ज की वजह से कितना होगा, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और पॉइंट उससे बाहर है, तो के क्यू बाय स्मॉल आर, जो कि यहाँ से डिस्टेंस हो गया स्मॉल आर की, कितनी हो जाए के क्यू बाय आर2।
तो के क्यू बाई आर टू, ये अंदर वाले चार्ज की वजह से, खुद इस चार्ज की वजह से कितना आएगा, ये भी इतना ही आएगा। इसकी रेडियस आर टू के बराबर यहाँ पे, सॉरी ये आर टू जो है ये कैपिटल आर टू होगा, दिस इज अगेन कैपिटल आर टू, और ये भी इसी सरफेस पे ही है, तो सरफेस चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर टू। आप देख सकते हो कि दिस विल बी कैंसल्ड और यहाँ पे के क्यू बाई आर टू जीरो आ जाएगा, और उससे आप बोल सकते हो कि क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। तो जो बाहर वाली सरफेस है उसका चार्ज यहाँ पर, इसका मतलब फाइनली जीरो के बराबर आ रहा है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, देयर इज़ नो चार्ज फाइनली, तो फाइनली देयर इज़ नो चार्ज। तो ये फाइनल सिचुएशन हो गई यहाँ पे। अब ये पूछा जो गया है कि कितना चार्ज यहाँ पे फ्लो हुआ, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसका आंसर है बहुत आसान है कि बाहर वाला जो शेल है यहाँ पर, ये इस पे पहले जीरो चार्ज था, और आप देख लो कि अब इस पे नेट चार्ज कितना है। तो पहले जीरो चार्ज था इस बाहर वाले शेल के ऊपर, बाहर वाले कंडक्टर के ऊपर, आउटर कंडक्टर पे। अब नाउ इसके पास जो नेट चार्ज है वो माइनस क्यू है, माइनस क्यू और जीरो मिला के क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू का नेट चार्ज तभी हो सकता है जब अर्थ से कितना चार्ज आ गया उसके पास है, माइनस क्यू। तो जो आंसर होगा कि अर्थ से कितना चार्ज आया, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस क्यू। अगर पूछ लिया जाए कि इस शेल से कंडक्टर से अर्थ में कितना चार्ज गया, तो उसका आंसर हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में आप माइनस क्यू बोल रहे हो तो इक्विवेलेंटली स्टेटमेंट ये है इसका कि इस डायरेक्शन में क्यू गया होगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जहाँ तक एनर्जी की बात है कि एनर्जी कंसिडरेशंस अगर इसको देखा जाए कि एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर क्या क्या हुआ, तो मैं दो अलग अलग डायग्राम बनाया तो एनर्जी के हिसाब से। जैसे पहला डायग्राम तो ये था कि यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे प्लस Q, इस तरीके से था। तो प्लस से माइनस की तरफ इस तरीके से लाइंस जा रही होंगी, लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, रेडियल लाइंस। इस प्लस से भी लाइंस जा रही होंगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन के अंदर और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाद में क्या हो गया, आफ्टरवर्ड्स बाहर का चार्ज जीरो हो गया, तो बाहर से तो कोई लाइन निकलने वाली है नहीं, लेकिन अंदर बिल्कुल वैसा का वैसे जैसे पहले था, अंदर में कोई डिफरेंस नहीं आया, वही क्यू माइनस क्यू अभी भी। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा का वैसा यहाँ रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो हो गया। तो आप इससे भी देख सकते हो कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है, वैसा ही का मतलब यहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, क्योंकि जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो नेट चार्ज कैपिटल क्यू के बराबर ही आएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में। यहाँ पर वही गॉसियन सरफेस बनाओगे तो वही के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीरो हो गया। तो वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस रीजन के अंदर की एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ये एनर्जी इंटैक्ट रह गई, ये एनर्जी हमारे पास में रह गई, पहले भी थी अभी भी है, लेकिन इस रीजन की जो एनर्जी वो चली गई। तो आप देख सकते हो कि एनर्जी का लॉस हो गया, यहाँ पे एनर्जी मिनिमाइज हो गई सिस्टम की, यहाँ पे जितनी हो सकती थी। और अगर हम देखना चाहें कि एनर्जी में डिफरेंस वगैरह आया कितना है, तो अब देख लो यू इनिशियल कितना होगा। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ उनकी कैलकुलेशंस में। एक तरीका तो यहाँ पर ये होता है कि सेल्फ प्लस म्यूचुअल आप अलग अलग निकाल लो, तो इसका सेल्फ, इसका सेल्फ, इसका सेल्फ, फिर आपस में इनका इंट्रैक्शन। और दूसरा तरीका एनर्जी डेंसिटी का यूज़ करके उसको इंटीग्रेट करके होता है। तो उसमें अगर आप यहाँ पर ये देखो कि हमें पता होता है कि अगर एक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पूरे स्पेस में फैल जाए, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक फैल जाए, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कितनी होती है, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ठीक है, ये फार्मूला हमको पता है। अगर आप उसी फार्मूले को यहाँ पर देखो तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो बीच में थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हल्के से डिस्टेंस में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो आप बोल सकते हो कि जो के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकला है वो पूरे स्पेस में फैला हुआ है। अगर बीच में कुछ कंसिडरेबल थिकनेस होती तब उसमें कंसिडरेबल कमी आती, लेकिन आप बोल सकते हो कि कोई कमी नहीं आई है। यहाँ पे लाइन्स एक तरीके से ऑलमोस्ट कंटिन्यूस स्टेप चल रही हैं इसमें, ऑलमोस्ट लाइन्स आर कंटिन्यूस। तो अगर ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूस इस तरीके से चल रही हैं, R1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रही है यहाँ पे, तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा फ्रॉम दिस लॉजिक, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1। तो दिस वाज द यू इनिशियल। आप इसको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो सेल्फ म्यूचुअल करके। यू फाइनल में यहाँ पर क्या हुआ है इसके अंदर कि इन दिस यू फाइनल अब एनर्जी इतने हिस्से के अंदर ही रह गई यहाँ पर, तो एनर्जी यहाँ पर इतने हिस्से के अंदर ही रह गई। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितनी एनर्जी स्टोर है इसके अंदर। तो अगेन आप वो इंटीग्रेशन वगैरह कर लोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और उसमें फिर आर की जो लिमिट है वो R1 से R2 तक आपको रखना पड़ेगा। और इस तरह के सारे कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं, तो मुझे एक तरीके से जनरली यहाँ पर इसका रिजल्ट याद रहता है कि फाइनली यहाँ पर ये इस तरीके का इंटीग्रेशन आता है। तो के क्यू स्क्वायर बाई 2 और ये आपका मिल जाएगा 1/R1 - 1/R2।
तो एक तरीके से यू फाइनल हो गया। तो आप देख सकते हो कि k²/2r1 में से इतना माइनस हो गया है यू फाइनल में, यू इनिशियल इतना था, यू फाइनल इतना है। तो जो लॉस हुआ है वो लॉस यहाँ पे कितने का हुआ है, k²/2r2 के बराबर यहाँ पर इसमें लॉस हुआ है। तो k²/2r2 इज द लॉस। इस लॉस को विजुलाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये भी हो सकता है इसमें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q था, -Q और यहाँ पे Q। तो अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देखो कि किस तरह से स्प्रेड हो रही हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा इन्फिनिटी तक जा रही है यहाँ पर ये लाइंस। तो दिस लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, बीच में एक तरीके से मान लो कि कुछ आया ही नहीं, और यहाँ से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होकर के, यानी कि इस स्फीयर से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी है k²/2r1। इस स्फीयर की रेडियस उठा ली मैंने यहाँ पे 2r1। अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि बताइए कि यहाँ से लेकर के, इस स्फीयर से लेकर के अब इन्फिनिटी तक टोटल कितनी एनर्जी है, तो फिर वैसे बन जाएगा जैसा ये सिस्टम है यहाँ पर, लेकिन रेडियस कितनी हो जाएगी r2। तो इस स्फीयर से लेकर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो ये तो हो गया टोटल। इस टोटल में ये भी इंक्लूड हो गया और ये वाला भी इंक्लूड हो गया, ये दोनों इंक्लूड हो गए, सारे सब कुछ पूरा इंक्लूड हो गया यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये टोटल मिल गया। लेकिन ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, तो इसमें एनर्जी स्टोर है k²/2r2। तो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है, यहाँ से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है, तो उसका आंसर यहाँ पर ये है। अब आप इसमें आ जाओ फाइनल में, किस एनर्जी का लॉस हो गया। ये अंदर ही अंदर जो एनर्जी यहाँ पर है वही एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जो एनर्जी जा रही थी, जो एनर्जी प्रेजेंट थी, उस एनर्जी का लॉस हो गया। तो लॉस इसका मतलब इसके बराबर हो गया। तो दिस इज़ द लॉस्ट एनर्जी। तो एनर्जी का यहाँ पर एक तरीके से लॉस हो गया है। जब भी हम इस तरीके से चार्जेस का फ्लो करवाएंगे तो देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या, जो अंदर में यहाँ पर कंडक्टर है वो न्यूट्रल है, लेकिन उसकी अर्थिंग करने वाले हैं, और बाहर में जो कंडक्टर है उसको चार्ज Q ऑलरेडी दिया जा चुका है यहाँ पर। अगर आप इनिशियल चार्ज यहाँ पर देखोगे तो इनिशियली तो यहाँ पर यह है कि इसके पास में 0 रहेगा, इसके पास भी 0 रहेगा, और बाहर चार्ज यहाँ पर रहेगा Q जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो दिस इज़ द इनिशियल पैटर्न, इनिशियल ये पैटर्न रहेगा यहाँ पर। फाइनल पैटर्न जब हम इसको अर्थ कर देते हैं तब क्या होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सपोज इसकी अर्थिंग कर दी गई, अब क्योंकि इस पर 0 चार्ज था, तो क्योंकि अर्थिंग की गई है तो कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे रह सकता है अब इस पर। तो चार्ज यहाँ पर रहेगा कितना, मुझे पता नहीं कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जस्ट मैंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, इससे रिप्रेजेंट कर दिया Q से। तो लेट्स से मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे Q से। अगर यहाँ पे Q है तो फिर डेफिनेटली फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, -Q के बराबर चार्ज होना चाहिए डेफिनेटली फिर यहाँ पर इसके अंदर। तो अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ पे -Q होगा ही होगा। अब आप बाहर वाले को देखो, बाहर वाले की कनेक्शन कहीं से भी नहीं की गई है। अगर बाहर वाले की कनेक्शन कहीं से भी नहीं की गई है तो इसका चार्ज चेंज हो नहीं सकता है। इसका मतलब इसका टोटल चार्ज इंटैक्ट रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो बाहर वाले का टोटल चार्ज Q के बराबर रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, Q + Q के इक्वल। तो आप देख सकते हो कि हर तरीके से जो भी सारे रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो किया गया है कि ये चार्ज अर्थ से आ गया, अगर Q यहाँ पे आ गया तो फिर -Q यहाँ पर होना चाहिए। अगर -Q यहाँ पर है और इसका चार्ज अगर कंजर्व रहना चाहिए, टोटल Q रहना चाहिए, तो फिर यहाँ पर Q + Q होना चाहिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो Q के बराबर चार्ज मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम चार्जेस को सही तरीके से अज्यूम करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, चार्जेस का सही तरीके का अजम्पशन, सही तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, तभी इन प्रॉब्लम्स को हम सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे पास में कंडीशन क्या है, इस Q को, स्मॉल q को कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन ये है कि जो अंदर का कंडक्टर है उसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो VS वुड बी इक्वल टू 0। और अगेन वही बात वापस कि पोटेंशियल लिखने में हम सभी चार्जेस का यूज़ करेंगे, जो भी चार्जेस यहाँ पर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंडक्टिंग बॉडी है तो कहीं पर भी आप निकालो तो पोटेंशियल हर जगह वही रहेगा इसका। तो खुद के चार्ज की वजह से सरफेस पर है KQ/R, इस -Q के वजह से तो माइनस आ जाए KQ, और क्योंकि ये 2R रेडियस है, बाहर है यहाँ पर, तो KQ बाई रेडियस हो जाता है, तो KQ/2R। इस चार्ज की वजह से अगेन 2R। नाउ दिस इज इक्वल टू 0।
अब देखिए बार बार यहाँ पर ये अगर ये थिन शेल आता है जिसकी आप थिकनेस को नेगलेक्ट कर रहे हो एक तरीके से, इनर रेडियस और आउटर रेडियस को इसके लिए आप बराबर समझ के चल रहे हो, तो पोटेंशियल लिखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों चार्जेस को आप ऐड कर लो, ये वाला इनर सरफेस का चार्ज और आउटर सरफेस का चार्ज ऐड कर लो, और ऐड करके भी आप डायरेक्टली पोटेंशियल का आंसर लिख सकते हो इसमें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये दो अलग अलग टर्म्स लिखे, लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता था कि इन दोनों को ऐड करूँगा तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू बाई आर के बराबर ही आएगा सिर्फ, ठीक है। तो वो आपका टाइम बचा सकता है, अदरवाइज़ आपको फिर इसके वैसे भी लिखना है, इसके वैसे भी लिखना है। लेकिन अगर ये थिक होता है यहाँ पर, तो थिक के केस में फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके रेडियस कुछ और हो जाते हैं और इसके रेडियस कुछ और हो जाती। तो इन दोनों को मिला करके आप डायरेक्टली इसके बराबर भी लिख सकते हो। अब देखोगे माइनस के क्यू बाई टू आर और यहाँ पे के क्यू बाई टू आर, ये आपस में वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे इसमें। तो इसके बाद आगे बन जाएगा यहाँ पे के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई टू आर, के क्यू बाई टू आर, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्यू की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो आ जाएगी माइनस क्यू बाई टू के बराबर। तो जो इक्वेशन हमने बनाई उस इक्वेशन से इस क्यू की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब जो वैल्यू आ चुकी है उसको मैं बार यहाँ पर अब लिख देता हूँ इसमें कि अब अगेन जो फाइनल वैल्यूज उनको मैं लिख रहा हूँ, तो ये माइनस में आ गया ऑटोमेटिकली, तो माइनस क्यू बाई टू, अगर माइनस क्यू बाई टू है तो उसको प्लस क्यू बाई टू होना चाहिए फिर यहाँ पर, और फिर क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ पे कैपिटल क्यू होना चाहिए तो ये कैपिटल क्यू बाई टू हो जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो फाइनली जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो जहाँ तक ये कैलकुलेशन करनी थी कि अर्थ से कितना चार्ज फ्लो होगा, तो अर्थ से जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना हुआ, ये पहले से न्यूट्रल था, इट वॉज इनिशियली न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल था तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि अर्थ से जो चार्ज फ्लो करके आया है वो कितना है यहाँ पर माइनस क्यू बाई टू, जिससे कि इसका चार्ज माइनस क्यू बाई टू के बराबर हो गया है। अगेन अगर एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से देखा जाए कि क्या एनर्जी यहाँ पर मिनिमाइज हुई है, अगर मिनिमाइज हुई है, लॉस हुआ एनर्जी का तो कितना हुआ है, अगर हम उसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो इनिशियल सिचुएशन को आप देख लो पहले तो कि इनिशियली यहाँ पर ऐसा था, अंदर कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ बाहर चार्ज था क्यू, और यहाँ से लाइंस निकल रही थी और वो इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट हो रही होंगी। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी लिखूँ यहाँ पे कि इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो यू इनिशियल इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू रेडियस, तो रेडियस इज 2r, तो ये हो जाएगा 4r। दिस वाज द इनिशियल एनर्जी। अब इसमें कुछ लोगों को ये लग सकता है कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर बाहर था, अब अंदर भी हो गया है, क्योंकि पहले अंदर चार्ज 0 था यहाँ पर। तो लेट अस सी दैट यहाँ पर माइनस क्यू बाई टू चार्ज है, तो अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा होगा, अंदर की तरफ लाइंस यहाँ पर ऐसे आ रही होंगी, बाहर वही प्लस क्यू बाई टू है, तो बाहर से जो लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही हैं। बीच में डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन वो कुछ इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ किस तरीके की अगर वो देखें यहाँ पे, ये माइनस क्यू बाई टू है, ये प्लस क्यू बाई टू है, ये प्लस क्यू बाई टू है। तो अगर मैं अंदर का कोई पॉइंट उठाता हूँ, तो अगर आप ये गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाओ तो अंदर आपको वही माइनस क्यू बाई टू चार्ज मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि चार्ज क्यू बाई टू आएगा। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन तो अंदर की तरफ हो जाएगा रेडियली इनवर्ड्स। अगर आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें यहाँ से आप ये गॉसियन सरफेस अगर बनाते हो तो नेट चार्ज कितना मिलेगा, क्यू बाई टू मिलेगा वापस से। तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज वैसा ही है, के क्यू बाई टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इस सिस्टम की एनर्जी लिखना चाहूँ कि यहाँ पर एनर्जी कितनी है, तो इन साइन का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होगा एनर्जी कैलकुलेशन में, क्योंकि वहाँ पर ई स्क्वायर आ जाता है, तो उससे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाता है और इस पर अगर चार्ज क्यू है, तो आप कितनी एनर्जी लिखते हो, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर लिखते हो इसके लिए। अब मान लीजिए कि अगर वो कुछ इस तरीके का हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, इनवर्ट हो जाए, और अभी भी चार्ज अगर वही क्यू रेडियस अगर आ रहे, तो के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। और अगर बीच में कहीं पर ऐसा है, फिर कहीं पर ऐसा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैग्नीट्यूड उसी नेचर का है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर के क्यू बाई टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो इसके एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर जो आप लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो वहाँ पर वो जो ई स्क्वायर आता है, दैट ई स्क्वायर विल टेक केयर ऑफ दैट, कि कोई प्लस माइनस का चक्कर यहाँ नहीं पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, यही के क्यू बाई टू बाई आर स्क्वायर फील्ड है, और वो फील्ड इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक वही फील्ड जा रहा है बस, ठीक है। तो उससे आप डायरेक्टली इसकी टोटल एनर्जी लिख पाओगे। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर इसकी आएगी, यू फाइनल विल बी के क्यू बाई टू, चार्ज के तो क्यू बाई टू हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ठीक है। तो टू और आर की जगह पे आर ही आ जाए, क्योंकि वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पूरे को आप देख लो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एट आर।
तो अगर के क्यू स्क्वायर बाई 8r है, दिस इज़ यू फाइनल, और यू इनिशियल कितना था, के क्यू स्क्वायर बाई 4r, तो यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो ये सर्टेन है, ये बिल्कुल श्योर है, 100% है कि जब भी इस तरीके से चार्जेस का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को फ्लो करवाएगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करेगा ही करेगा। देखने में भले हमें लग रहा था कि पहले इस रीजन के अंदर एनर्जी प्रेजेंट थी, अब वो एनर्जी इस रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है और इस रीजन के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन उस तरीके से प्रेजेंट नहीं जैसे पहले प्रेजेंट थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो के क्यू बार स्क्वायर था, भले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था लेकिन यहाँ पे के क्यू बार स्क्वायर था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हाफ दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, के क्यू बाई 2 बाई आर स्क्वायर, तो हाफ दिख रहा है यहाँ पे। और एनर्जी में जो टर्म आता है वहाँ पे उसमें ए स्क्वायर आता है, तो वो 1/4 और इस तरह के फैक्टर एक्स्ट्रा जनरेट कर देगा। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस हुई, भले उसका रीजन बढ़ गया है, यानी कि वो अब यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक है, पहले यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक थी, तो भले उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, रीजन बढ़ गया, उसका रीजन इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो एनर्जी है वो ओवरऑल यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई है। और कितने अमाउंट से डिक्रीज़ हो गई तो आप देख सकते हो यहाँ पर सीधे 50% हो गई यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर बाई 8r, तो लॉस इज, तो दिस मच इज़ द लॉस। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, अर्थिंग ऑफ पैरेलल प्लेट्स। इससे पहले जो हमने अर्थिंग के केसेस लिए हैं वो स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए थे, और अब यहाँ पे जो केसेस ले रहे हो पैरेलल प्लेट्स के ले रहे हैं। सपोज ये आइसोलेटेड है, दिस इज आइसोलेटेड है, सपोज इसको क्यू चार्ज दिया गया है, तो हमें ये पता है कि आइसोलेटेड के लिए चार्ज है वो ओरिजिनली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Q/2 और जब मैं इसकी अर्थिंग कर दूंगा यहाँ पर, तो आफ्टर आई अर्थेड दिस, अब देखिए पैरेलल प्लेट में चक्कर ये पड़ता है कि हम पोटेंशियल को जीरो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ये खुद ही यहाँ पर इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट प्लेट है यहाँ पे और इसके लिए हम इन्फिनिटी को रेफरेंस ले भी नहीं पाते इसके अंदर कि इन्फिनिटी इसका रेफरेंस होगा, इन्फिनिटी रेफरेंस लेना मीनिंगलेस हो जाता है इसके लिए, तो ये बोलना सही नहीं हो पाएगा यहाँ पे कि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है इसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास में कोई इक्वेशन नहीं है जीरो पोटेंशियल लिख करके सॉल्व करने की, वी डोंट हैव एनी इक्वेशन। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर जो एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, वो एक्सप्लेनेशन एनर्जी बेसिस पे ही करेंगे कि एनर्जी को रिड्यूस यहाँ पर मैक्सिमम जो भी रिड्यूस कर सकता है वो रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे एनर्जी। अब आप देख लो साफ साफ कि आइसोलेटेड में तो वैसे भी हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी यहाँ पर रहेगा इस तरीके से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से तो यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हर रीजन इस पूरे रीजन में स्टोर हो रखी है। और अगर पूरा का पूरा चार्ज ही अगर सरफेस में चला जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर रखा है, तो सारा चार्ज इसका अर्थ में जा सकता है यहाँ पर। तो सारा चार्ज अगर अर्थ में चला जाए तो डेफिनेटली जीरो चार्ज बचेगा और कोई एनर्जी बचेगी नहीं। अब ये कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकता है। तो आइसोलेटेड के केस में सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि जो भी चार्ज आप इसको दे दोगे वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो ऑल द चार्ज फ्लो टू द अर्थ। तो आइसोलेटेड कंडक्टर केस में जो भी चार्ज आप उसको दोगे वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, सपोज दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन दो पैरेलल प्लेट्स पे चार्जेस Q1 Q2 दिए गए हैं और इस प्लेट को हम अर्थ करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि फाइनली यहाँ पे क्या चार्जेस रहेंगे इनके ऊपर। अब देखिए जब भी ये प्लेट्स होती हैं तो इन प्लेट्स में आप हमेशा ये मान के चलो, लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, दिस प्लेट्स आर ट्रीटेड एज इनफाइनाइट प्लेट्स होती हैं यहाँ पर ये, और इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप बहुत ही कम होता है। दिस गैप इज़ वेरी नैरो, बहुत ही कम गैप होता है। बेसिकली ये जो सिस्टम्स हैं वो कैपेसिटर के सिस्टम्स हैं। कैपेसिटर में इस तरीके के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, कैपेसिटर, कंडेंसर, उनमें ऐसे सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो जो हम नेक्स्ट आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कैपेसिटर्स में, तो उसी का एक तरीके से आप मान सकते हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर से रिलेटेड। तो Q1 Q2 ये चार्जेस यहाँ पर इनको दिए गए हैं। ये गैप बहुत ही कम होता है, प्लेट्स पैरेलल होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम होता है। अगर अर्थिंग करने से पहले मैं चार्जेस का देखूँ यहाँ पे कि चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रही है मुझे, तो जो बिल्कुल आउटर सर्फेसेज होती है वहाँ पे चार्जेस कितने आते हैं, तो जो भी टोटल चार्ज आप सिस्टम को देते हो उसका हाफ। तो मैं ये इनिशियल ड्रॉ कर रहा हूँ, Q1 + Q2 ये टोटल चार्ज इसका हाफ हो गया, Q1 + Q2/2। फिर यहाँ पर भी चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर चार्ज Q1 - Q2/2 और यहाँ पे उसका जस्ट नेगेटिव चार्ज होता है Q1 - Q2/2, नेगेटिव ऑफ Q1 - Q2/2।
अगर मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए सपोज पॉजिटिव 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 इस तरीके से चल रहा है, मान लीजिए नेगेटिव है इस तरीके का, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, तो फील्ड लाइंस इसमें प्रेजेंट है, फील्ड लाइंस बियॉन्ड भी प्रेजेंट है यहाँ पर अप टू इन्फिनिटी, इधर भी अप टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो सभी रीजन में है, वो बिटवीन द प्लेट्स भी है, वो राइट इन्फिनिटी तक, लेफ्ट इन्फिनिटी तक यहाँ से, तो ये एनर्जी पूरे रीजन के अंदर यहाँ पर इसकी फैली हुई है। और जैसे मैंने बोला कि जब हम अर्थ करेंगे तो जैसे स्फेरिकल के लिए तो हम पोटेंशियल जीरो करके और कैलकुलेशंस कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वी कैनॉट डू दैट कि पोटेंशियल जीरो कर ले, क्योंकि जीरो करने के लिए हमारे पास में देयर इज़ नो फार्मूला, और वैसे भी ये इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट को रेफरेंस नहीं लिया जा सकता है, तो पोटेंशियल जीरो करने वाली टेक्निक यहाँ पर काम नहीं कर सकती है। तो जस्ट हम यहाँ पर इसको इस तरीके से बस एक्सप्लेन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, और कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो उसको ध्यान से समझ लेंगे कि हाउ दिस एक्सप्लेनेशन गोज। तो जैसे हम यहाँ पर इसको अर्थ करेंगे, तो अर्थ करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज अपने आप को अर्थ के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा, और जब वो अर्थ के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा यानी कि चार्जेस की जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पर मिनिमाइज होने लगेगी यहाँ पे, तो सिस्टम की जो एनर्जी है उसको ये कम से कम करने की कोशिश करेगा। ये जो अर्थिंग है वो अर्थिंग यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी को कम से कम करने की कोशिश करेगा, पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेटली लॉस होगा, और वो लॉस जितना हो सकता है उतना होगा, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक लॉस होगा। तो जब चार्ज यहाँ पर अर्थ के सरफेस में मान लीजिए जाने लगेगा यहाँ से, तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, और वो लॉस मैक्सिमम यहाँ पर करवाने के लिए क्या होगा कि जो आउटर सरफेसेस हैं, अब देखिए जो भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उसमें चार्ज कंजर्वेशन, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तो ऑल द थिंग्स शुड बी फॉलोड। तो ये जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग के वजह से फाइनली यहाँ पे जो इसकी पोजीशन हो जाती है, पोजीशन कुछ इस तरीके की हो जाती है कि यहाँ का जो आउटर सरफेस का चार्ज है और यहाँ का जो आउटर सरफेस का चार्ज है वो जीरो पे पहुँच जाता है, ये जीरो हो जाता है और ये जीरो हो जाता है। जो चार्ज इस सरफेस पे होगा वो चार्ज इस सरफेस पे होना ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी, ये हम शुरू से देखते आए हैं। अदरवाइज़ पॉइंट अगर कोई भी यहाँ पे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी हो पाता है जब आउटर सरफेसेस का चार्ज यहाँ पर इक्वल हो पाता है। तो और यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो फाइनली क्या हो गए, जीरो हो गए। जीरो होने से क्या फ़ायदा हुआ कि इस रीजन के अंदर देयर इज़ नो फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। इस रीजन के अंदर देयर इज़ नो फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो गया। तो इस रीजन के अंदर जो इनफाइनाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर यहाँ पे एनर्जी फैली हुई थी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, वो सारी की सारी एनर्जी चली गई। इस इनफाइनाइट रीजन के अंदर जो एनर्जी फैली हुई थी वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ से चली गई। लेकिन अब इस पे जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है, इट मस्ट बी कंजर्व्ड। वो कहीं भी हवा में उड़ करके वैक्यूम के थ्रू कहीं जा नहीं सकता वो, इसको तो पाथ मिला हुआ है लेकिन इसको कोई पाथ नहीं मिला हुआ है। इस पर टोटल चार्ज कितना था, Q1 था, तो इसका मतलब फाइनली यहाँ पर Q1 के बराबर चार्ज होना चाहिए। अगर यहाँ पर Q1 है तो फिर इसकी मजबूरी है कि यहाँ पर कितना चार्ज होना चाहिए, -Q1 के बराबर चार्ज यहाँ पर होना चाहिए। अर्थ में कितना चार्ज गया, अगर हम इसकी बात करें कि अर्थ में कितना चार्ज यहाँ से गया, तो आप देखो कि सिस्टम के पास पहले कितना चार्ज था, Q1 + Q2 पूरे सिस्टम के पास में, और अब सिस्टम के पास में चार्ज है ही कितना, यहाँ पर जीरो है सिस्टम के पास में चार्ज। तो इसका मतलब है कि टोटल कितना चार्ज यहाँ पे चला गया, Q1 + Q2। तो जितना भी चार्ज आपने दिया था वो सारा का सारा चार्ज जो है अर्थ में चला गया। यहाँ पर भी आप देखो आइसोलेटेड के केस में भी जितना चार्ज आपने दिया था वो सारा का सारा चार्ज जो है वो अर्थ में चला गया। तो ऑल द चार्ज हैज़ गॉन टू द अर्थ। जो एनर्जी है बस वो अब इस रीजन के अंदर है, दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस रीजन ओनली। अब इसमें किसी का ये कहना हो सकता है कि पहले जो चार्ज Q1 था यहाँ पे वो कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो ये चार्ज कम था, और ये चार्ज कम था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा होगा इस रीजन के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम रहा होगा। तो यस, ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अंदर बढ़ गया है। लेकिन आप ये देखो कि ये जो रीजन है वो एक नैरो रीजन है एज़ कम्पेयर टू दिस रीजन। और जब भी आप यहाँ पर चार्जेस का फ्लो इस तरीके से करवाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर पाता है, तो आप ये हमेशा मान के चलो कि एनर्जी में लॉस ज़रूर हुआ होगा।
भले हम उसको कैलकुलेट शायद ना कर पाएँ इस तरीके से, यहाँ की एनर्जी कितनी है, हो सकता है कि हम उसको यहाँ पर लिख नहीं पाएँ, कैलकुलेट नहीं कर पाएँ, लेकिन ये जो लॉसेज हुए हैं, ये लॉसेज हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं कि ये लॉसेज ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पे अगर कुछ गेन हुआ है तो डेफिनेटली गेन हुआ है, लेकिन वो गेन कम हुआ है और जो लॉसेज यहाँ पर हुए होंगे वो लॉसेज यहाँ पर ज़्यादा हुए होंगे। तो वी कैन से कि अल्टीमेटली लॉस हुआ है यहाँ पर एनर्जी का, और जो टोटल चार्ज है वो कितना यहाँ से फ्लो किया, Q1 + Q2। इसको एज ए कंसेप्ट हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जब भी अर्थिंग की जाएगी। तो आप हमेशा बोल सकते हो कि सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज यहाँ पर अर्थ में फ्लो कर जाएगा, चाहे हम इस प्लेट को अर्थ करें चाहे इस प्लेट को अर्थ करें, डजेंट मैटर। बस इस प्लेट को अगर मैं अर्थ करता तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे Q2 होता और यहाँ पे -Q2 हो जाता अगर मैं इस प्लेट को अर्थ करता, लेकिन कितना चार्ज अर्थ में गया उसका आंसर इंडिपेंडेंट रहता, चाहे मैं इसको अर्थ करूँ चाहे मैं इसको अर्थ करूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेनेवर अ प्लेट इज अर्थेड, ठीक है, किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, इस तरह के सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ ये स्टेटमेंट। तो व्हेनेवर अ प्लेट इज अर्थेड देन चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सर्फेसेस becomes 0. Total charge present initially will flow to earth. और फाइनली आप देखोगे सिस्टम के पास में नेट चार्ज यहाँ पर कितना है, 0 है, क्योंकि अब चार्जेस सिर्फ कहाँ पर है, इनर फेसिंग सर्फेसेस पर हैं, और इनर फेसिंग सर्फेसेस पे हमेशा क्या होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव एक साइड में होता है। तो सिस्टम का जो भी टोटल चार्ज था वो सारा अर्थ में चला गया। अब जो चार्जेस हैं उनका कोई नेट चार्ज बचा नहीं है, और ऐसा होने के बाद में हम बोल सकते हैं कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो मिनिमाइज हो गई होगी, जितना कम हो सकती होगी उतना कम यहाँ पर एनर्जी हो गई होगी। और इसको हम कोई इक्वेशंस के थ्रू नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे सीधे एनर्जी कंसिडरेशंस यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसिडरेशन इस तरीके का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो सपोज ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं और बीच वाले प्लेट को चार्ज Q दिया हुआ है, और इसको अर्थ करने के बाद में अगेन को ये बताना है कि चार्ज का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या रहेगा। तो सपोज अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया, यहाँ पर अर्थ करने से पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या चार्ज रहेगा। अर्थ करने से पहले का चार्ज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो टोटल चार्ज का हाफ Q/2, और क्योंकि न्यूट्रल है तो नेट 0 होना चाहिए, -Q/2 + Q/2, और टोटल Q/2 होना चाहिए तो Q/2। ये अगर Q/2 तो यहाँ पर भी Q/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -Q/2 हो जाएगा। तो ये बिफोर अर्थिंग का सिनारियो है कि बिफोर अर्थिंग यहाँ पर ये रहेगा। आफ्टर अर्थिंग क्या चार्जेस होंगे वो हमें देखना है। तो हमने अर्थ कर दिया इसको, और मैंने ये बता रखा है कि अर्थ करने के बाद में क्या होगा कि जो भी सिस्टम का टोटल चार्ज है वो यहाँ से फ्लो करके अर्थ में निकल जाएगा। तो सिस्टम के पास में टोटल चार्ज कितना है, Q, और ये सारा का सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो Q चार्ज विल बी फ्लोन टू द अर्थ, और जो आउटर मोस्ट सर्फेसेज हैं उन पे 0 चार्ज होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे 0 होना चाहिए, और यहाँ पर भी 0 होना चाहिए चार्जेस, कुछ इस तरीके के चार्जेस यहाँ पर फाइनली रहने चाहिए। अब इसके बाद में बाकी प्लेट्स पे कैसे चार्जेस को देखा जाए, तो उसमें बस ये देखते जाएंगे कि इनर फेसिंग सर्फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, और हर एक प्लेट का जो चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए अगर वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो, ठीक है। ये प्लेट तो यहाँ पे कनेक्टेड थी तो इसका तो चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन ये प्लेट कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे 0 बोल दिया, और न्यूट्रल है ये अभी भी, तो 0 चार्ज होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 है तो -0 यानी कि 0 यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 है तो फिर यहाँ पर ये Q चार्ज होना चाहिए। अगर यहाँ पे Q है तो -Q होना चाहिए, और वो मेरे को यहाँ से भी दिख रहा है कि यहाँ से चार्ज Q गया था इसके अंदर। अगर यहाँ पे 0 है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -Q। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि चार्ज फ्लो करवा दें इसके अंदर, और चार्ज फ्लो करवाने के बाद में जो चार्ज कंजर्वेशन, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उन सब का यूज़ करते हुए मैं हर एक प्लेट के ऊपर यहाँ पे चार्ज लिख पाऊंगा। तो दिस इज़ द फाइनल चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बस एक ही प्लेट को यहाँ पे अर्थ कर रखा था, अब उसी तरह क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहा हूँ। अब के बार मैं जो दोनों बाहर वाली प्लेट्स हैं उन दोनों को अर्थ कर रहा हूँ यहाँ पर। अर्थ करने के बाद में फाइनली यहाँ पे क्या होगा, तो मैं फाइनल सिचुएशन को ही अब दिखाऊंगा इसमें। तो सपोज़ मैंने इसको और इसको, इन दोनों को अर्थ कर दिया यहाँ पे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली अर्थ कर दिया गया। अर्थ करने के बाद में फाइनल चार्जेस मुझे बताने की क्या क्या यहाँ पर हो जाएंगे। तो जब भी हम अर्थिंग करते हैं तो होता ये है कि सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो अर्थ में फ्लो कर जाता है।
अब टोटल चार्ज अर्थ में फ्लो तो कर जाता है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दो कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं, एक ये भी कॉम्पिटिटर है, ये भी है, दोनों हैं, और दोनों में एक तरीके से कंपटीशन रहेगा कि कौन कितना करवा पा रहा है यहाँ पर, और उसके लिए कुछ डिस्टेंसेस भी यहाँ पर दे दिए गए हैं, उनका भी यूज़ देखेंगे कैसे होगा इसमें। तो टोटल चार्ज तो अर्थ में क्यू के बराबर फ्लो होगा, लेकिन अब वो इंडिविजुअली कितना कितना होगा वो मुझे पता नहीं कि इंडिविजुअली क्या होगा। तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, यहाँ से जो अर्थ में चार्ज फ्लो हुआ है वो Q1 है, और इसके थ्रू जो अर्थ में चार्ज फ्लो हो रहा है वो Q2 है, लेकिन इन दोनों का जो समीशन है वो Q के बराबर होना चाहिए। Q1 + Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q। तो दिस समीशन शुड बी इक्वल टू Q। अगर यहाँ से Q1 निकल गया है तो यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहेगा, तो ये तो पता है कि यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, और Q1 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -Q1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +Q1, यहाँ से Q2 निकल गया तो यहाँ हो गया -Q2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +Q2। देख सकते हो यहाँ से भी वही दिख रहा है मेरे को, Q1 + Q2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे Q के बराबर। अब मुझे ये Q1 Q2 की वैल्यूज़ निकालनी है, तब मुझे पता चल पाएगा कि कहाँ पे क्या सिस्टम है यहाँ पर चार्जेस का फाइनली। अब उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे पता है कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, इसको भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, तो इनका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो गया होगा। मुझे नहीं पता है कि पोटेंशियल कितना है, मैंने V मान लिया, मैंने इसको V मान लिया, मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, उसको मैं V लिख देता हूँ कि इसका V पोटेंशियल हो गया, इसका भी V पोटेंशियल हो गया यहाँ पर इसमें। अब अगर ये भी V और ये भी V यहाँ पर हो गया, और ये तो एक अलग ही प्लेट है, तो इसका मैंने V1 मान लिया। तो एटलीस्ट मैं ये तो बोल सकता हूँ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में है उतने पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी होगा। अगर मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, तो VB - VC इज इक्वल टू VB - VA। ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, बस इसी का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो जब भी मैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँगा तो सिर्फ Q1 के वैसे आएगा, जब भी मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँगा इस रीजन के अंदर तो इन दोनों के वैसे आएगा। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ये प्लस इसको अज्यूम कर रहे हैं तो Q1 / A ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में कर रखी है। इन दोनों के वैसे मिलाकर के इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो Q2 / A ε0, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो, V1 एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूँ, VB - VC इज इक्वल टू VB - VA। तो V - VC, तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, तो यहाँ से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ इसमें, तो कितना पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, तो VB एक तरीके से हायर पोटेंशियल आप बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फिर हो जाएगा Q2 / A ε0। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली आप D से मल्टीप्लाई कर लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से V - V जो आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये 2D होगा, Q1 / A ε0, और ये डिस्टेंस D है यहाँ पर। तो नाउ यू कैन कैंसिल इट, Q1 इज इक्वल टू 2Q2 आ गया। तो Q1 जो है वो एक तरीके से डबल है यहाँ पे Q2 का, और एक तरीके से 1:2 में आपको टोटल चार्ज को डिवाइड कर लेना होगा, या तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो या फिर 1:2 में डिवाइड कर लो। तो चार्ज को मैं 1:2 में डिवाइड कर लेता हूँ, तो एक हो जाएगा 2Q/3 और दूसरा हो जाएगा Q/3। ठीक है, 1:2, 2:1 जो भी है उसमें डिवाइड कर लिया इसको, और जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा आ रहा है, आपको दिख रहा है Q1 इज इक्वल टू Q2 है। तो फाइनली जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का कि इस सरफेस पे आ रहा है 2Q/3, फिर ये हो जाएगा -2Q/3, इस सरफेस सॉरी यहाँ पर ये -2Q/3, ये +2Q/3, ये Q/3, और इस सरफेस पे हो जाएगा -Q/3। तो इंडिविजुअली हर एक स्पेस से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ से कितना चार्ज प्रोवाइड किया गया, इसके थ्रू कितना चार्ज प्रोवाइड किया गया वो आप बता सकते हो यहाँ पर इसमें, और हर एक सरफेस से फाइनल क्या चार्ज हो गया ये बता सकते हैं।